पूरा मामला तब शुरू हुआ जब जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा कि उन्हें ये पद सांसद कुमारी सैलजा ने नहीं बल्कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उनकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर दिया है। लोगों के बीच जाती हूँ तो लोगों के मन में एक चीज है कि संतोष बेनीवाल तो सैलजा मैडम ने बढ़ाया है, तो मैं इसीलिए मैंने आज स्पष्ट कर दिया है कि मेरे को सैलजा मैडम जी ने नहीं बढ़ाया। और ठीक है, मैं आज वहाँ यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ इस चीज़ के लिए। पर जो मुझे पद मिला है, मेरी मान सम्मान जो पार्टी ने किया है, मेरा काम देख के और मुझे इतना जो ये जो डिस्ट्रिक्ट का भार है वो दिया है और मैं संभालने के लिए आगे बढ़ रही हूँ। और इस जो पद में है वो मेन जो है वो राहुल जी है, खड़गे जी है। इस बयान के बाद सिरसा विधायक गोकुल सेतिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर पलटवार किया। विधायक ने लिखा कि जिला अध्यक्ष उनकी बड़ी बहन जैसी हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक सोच अलग है और वो उनके साथ नहीं चल सकते। इतना ही नहीं, गोकुल सेतिया ने संतोष बेनीवाल को लेकर लगातार 4 पोस्ट किए जिसमें उनकी नाराजगी साफ देखने को मिली। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको अंदरूनी कलह समझाते हैं। कांग्रेस में अंदरूनी कलह बरकरार, सिरसा कांग्रेस में आंतरिक कलह तेज, जिला अध्यक्ष और विधायकों में छिड़ी जंग, संतोष बेनीवाल के बयान से बढ़ा विवाद, विधायक गोकुल सेतिया का तीखा पलटवार, एक्सीडेंटल जिला अध्यक्ष कह साधा निशाना, विधायक शिषपाल ने भी उठाए सवाल, ऐसी दुकानें जल्द ही बंद हो जाती हैं। जिला अध्यक्ष ने कहा नेता नहीं कार्यकर्ता अहम, पारिवारिक और निजी तंज से गरमाई सियासत। ये बात तो हुई अंदरूनी कलह की, लेकिन इसको लेकर पार्टी क्या कदम उठा रही है, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। अंदरूनी कलह पर क्या एक्शन। 9 अगस्त की मीटिंग पर सबकी नजरें। मीटिंग में बृजेंद्र सिंह और चौधरी वीरेंद्र सिंह पहुंचेंगे। संगठन में गुटबाजी खुलकर आई सामने, पार्टी नेताओं में बढ़ रही दूरियां, आगामी रणनीति पर टिकी सबकी निगाहें, हाईकमान के हस्तक्षेप की उम्मीद जगी। खैर, बढ़ते राजनीतिक तनाव और आंतरिक मतभेदों को देखते हुए 9 अगस्त को सिरसा में कांग्रेस की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह भी विशेष रूप से पहुंचेंगे, जो इस घमासान को थमाने और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की इस अंदरूनी कलह पर कब लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हरियाणा कांग्रेस में लगातार मतभेद देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर के हमारे कुछ सवाल हैं। पहले सवालों पर नजर डालते हैं। देखिए, सवाल नंबर 1 ये है कि हरियाणा कांग्रेस में कब खत्म होगी गुटबाजी। इसी को लेकर के सवाल नंबर 2 ये है कि क्यों एक नहीं हो पा रही नेताओं के दिल। सवाल नंबर 3 इसको लेकर के ये है कि गुटबाजी से और कितना नुकसान अभी बाकी है। साथ ही साथ सवाल नंबर 4 ये है कि अब विधायक और जिला अध्यक्ष में क्यों जंग छिड़ गई है। और सवाल नंबर 5 ये है कि क्या 2029 में भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो उसको लेकर के हमारे कुछ सवाल हैं, ये सवाल भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी ये बहस, आज की हमारी ये चर्चा रहने वाली है। देखिए, इसको लेकर के कुछ सवाल हमारे। सवाल नंबर 1 ये है कि हरियाणा कांग्रेस में कब खत्म होगी गुटबाजी। सवाल नंबर 2 ये है कि क्यों एक नहीं हो पा रहे हैं नेताओं के दिल। सवाल नंबर 3 ये है कि गुटबाजी से और कितना नुकसान अभी बाकी है। सवाल नंबर 4 ये है कि अब विधायक और जिला अध्यक्ष में क्यों जंग हो रही है। और सवाल नंबर 5 ये है कि जिस तरीके से पहले के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा था, क्या 2029 में जब एक बार फिर से चुनाव देखने को मिलेंगे तो क्या इसका नुकसान उठाना पड़ेगा कांग्रेस को। तो ये कुछ हमारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी ये जो बहस है, जो चर्चा है,
वो रहने वाली है। तो कांग्रेस में अंदरूनी कलह लगातार बरकरार है। जिला अध्यक्ष और विधायकों में जंग छिड़ी हुई है। संतोष बेनीवाल के बयानों पर अब विवाद और भी बढ़ गया है। विधायक गोकुल सेतिया का तीखा पलटवार भी सामने आया है। एक्सीडेंटल जिला अध्यक्ष कहकर के उन्होंने निशाना साधा है। 9 अगस्त की मीटिंग पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। मीटिंग में विजेंद्र सिंह और वीरेंद्र भी मौजूद रहेंगे। संगठन में गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। पार्टी नेताओं में दूरियां जो हैं वो अब बढ़ती जा रही हैं। आगामी रणनीति पर अब सबकी निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं। तो सिरसा कांग्रेस में आंतरिक कला जो है वो तेज हो गई है। जिला अध्यक्ष और विधायकों में जंग छिड़ी हुई है। संतोष बेनीवाल के बयानों से अब विवाद जो है वो लगातार बढ़ता हुआ अब नजर आ रहा है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। पहले मेहमानों से परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं संदीप हिंदुस्तानी जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं सुरेश रोड जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और साथ ही साथ ओंकार सिंह जो हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पहले तो जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर संदीप जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। जिस तरीके से अगर बात करें कांग्रेस की, तो लगातार मतभेद जो है सामने आते रहते हैं। अब बात करें विधायक की, गोकुल सेतिया की, तो लगातार वो केंद्र में रहते हैं चर्चा के। लगातार बयानबाजी भी देखने को मिलती है और सीधे तौर पर अपने पार्टी के नेताओं को, विधायकों को वो निशाने पर लेते हैं। जी नमस्कार सोनाली जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को। मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी। देखिए, टूटी और बिखरी हुई कांग्रेस और निराशा और हताशा में डूबा हुआ इनका नेतृत्व और इनके कार्यकर्ता। आप पिछले 10 से 12 साल का जब आप कांग्रेस का इतिहास उठा के देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 11 साल में पहली बार अपना संगठन बनाने का काम किया है। विगत 11 सालों से तो कांग्रेस पार्टी में संगठन नाम की कोई चीज नहीं होती थी। तो इससे अंदाजा बिल्कुल स्पष्ट लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की एकजुटता और कांग्रेस की संगठनात्मक शैली है वो किस तरीके की है। इसके बाद जब 2024 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से कांग्रेस के ही नेताओं ने और कांग्रेस के ही जिन प्रत्याशियों को कांग्रेस का टिकट मिला था उनके खिलाफ आवाज को बुलंद किया था, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और उसके बाद जब विगत इसी 2026 में जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, उस राज्यसभा के चुनाव ने कांग्रेस की एकजुटता की पूरी पोल पट्टी खोलने का काम किया था। आप देखिए कि कांग्रेस के 37 विधायकों में से लगभग 25% विधायकों ने कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस के हरियाणा के नेतृत्व से, और सही मायने में अगर मैं बताऊं तो जो कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके नेतृत्व को नकारने का काम किया। तो उस राज्यसभा चुनाव ने बिल्कुल स्पष्ट बता दिया कि 25% मौजूदा कांग्रेस के विधायक हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व से नाखुश हैं। उसके बाद अब देखिए कि राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के ही विधायकों के, कांग्रेस के बड़े नेताओं के किस तरीके के स्टेटमेंट आए। किसी ने कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचारियों का अड्डा कहा, किसी ने कांग्रेस पार्टी को बेईमान कहा, किसी नेता को नहीं कहा, मैं फिर से अपनी बात दोहरा देता हूं, किसी नेता को नहीं कहा, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार करने वालों की पार्टी बन गई है। कांग्रेस पार्टी में बेईमानों और गद्दारों की कदर होती है। कांग्रेस पार्टी में जयचंद घुस गए हैं। इस तरीके की शब्दावली, इस तरीके की टिक्का टिप्पणी कांग्रेस के ही नेताओं द्वारा कांग्रेस पार्टी के ऊपर की गई। उसके बाद अभी जब इनके प्रभारी बदले और नए प्रभारी आए तो उन्होंने जब एक समन्वय बैठक की, उस समन्वय बैठक में हमने और आपने सबने, पूरे हरियाणा ने एक दृश्य देखा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खड़े होके कहते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला को कि आप मेरा साथ दीजिए और फिर देखना धमाका देखना। तो सुरजेवाला क्या कहते हैं, आप देखिए इनकी संस्कृति क्या है इस पार्टी की, कि हमने तो आपका साथ बहुत दे लिया, अब बारी आपकी है।
आप सोचिए लीडर ऑफ अपोजिशन की वक्तव्य को, लीडर ऑफ अपोजिशन की बात को इस प्रकार से कांग्रेस के एक नेता ने धड़ल्ले से पूरी कांग्रेस पार्टी के सामने बेनकाब कर दिया। अच्छा, अब इसमें एक विचार करने वाली बात यह भी है कि एक दूसरे का साथ किस लिए मांग रहे हैं? क्या हरियाणा के हित के लिए मांग रहे? क्या हरियाणा की जनता की भलाई के लिए मांग रहे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये फिर से चाहते हैं कि हरियाणा में पर्ची खर्ची का दौर लौटे। ये फिर से चाहते हैं कि हरियाणा में भाई भतीजावाद का दौर लौटे। ये हरियाणा में चाहते हैं फिर से परिवारवाद का जो रूप है वो लौट के आए। ये हरियाणा में फिर से भ्रष्टाचार का शासन लेके आना चाहते हैं। ये हरियाणा में फिर से युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालना चाहते हैं। ये हरियाणा में फिर से किसानों की जमीनों को हड़पने की एक नई योजना ही लाना चाहते हैं। ये साथ ही इसलिए मांगा जा रहा है। तो और अभी हालिया हुए घटनाक्रम में आपने बिल्कुल देखा कि किस प्रकार से इनके एक विधायक जो बिल्कुल बेलगाम है, जिनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं, इस तरीके की हालत आज कांग्रेस पार्टी की हो गई है कि वो जो अभी नया नया एक पार्टी में विधायक बना है, वो किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चुनौती देता है, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ललकारता है। ये अपने आप में सवालिया निशान है। इसको कांग्रेस को ही चिंता करनी पड़ेगी। बिल्कुल। देखो, हरियाणा के हितों से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी विपक्ष अपनी अच्छी भूमिका निभाए। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि विपक्ष जितना मजबूत होगा उतना ही लोकतंत्र के लिए अच्छा रहता है। लेकिन लटकी अटकी भटकी हुई कांग्रेस, निराशा हताशा में डूबे हुए के नेता और कार्यकर्ता न हरियाणा के हित के लिए कुछ सोच सकते हैं, न कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हित के बारे में कुछ ये सोच सकते हैं। ठीक है संदीप जी, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ सर्वेश खोखरा जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर्वेश जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। शुक्रिया सोनाली जी, शुक्रिया। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से अगर हम बात करें विधायक गोकुल सेतिया के, तो लगातार वो चर्चा के केंद्र में रहते हैं। चाहे हम बात कर ले विधायकों पर वो बयानबाजी करते हैं या फिर नेताओं पर, अपने ही नेताओं पर लगातार बयानबाजी करते हैं। और बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष की वो तारीफ भी करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में किस तरीके से समझे इस अंतरकलह को जो अभी चल रहा है, जिस तरीके से जिला अध्यक्ष को भी उन्होंने लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, एक्सीडेंटल जिला अध्यक्ष भी कहें, तो इस पूरे मामले को किस तरीके से देखें और आखिर क्यों एक ही विधायक लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है हरियाणा कांग्रेस में? बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसमें जिला अध्यक्ष की बात को थोड़ा सा साइड रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो पार्टी के बड़े नेताओं को टारगेट पे लेते हैं। आपने देखा होगा ब्रजेंद्र सिंह के खिलाफ उन्होंने पहले मोर्चा खोला था। अभी जिला अध्यक्ष के बहाने जो है फिर से उन्होंने ब्रजेंद्र सिंह को एक प्रकार से चैलेंज किया है कि भाई आप आइए, 9 तारीख को मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप आएंगे तो मैं उचाना में आऊंगा। और फिर वो सर छोटू राम की बात करते हैं, कहते हैं भाई आप उनका फायदा उठा रहे हैं, उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं, मैं जनता को ये बताऊंगा। तो कुल मिला के जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस आप ब्रजेंद्र सिंह या वीरेंद्र सिंह को आप इसको देख सकते हैं। दरअसल लोभी जो है, बेशक कांग्रेस हाईकमान ये कहती रहे बार बार कि हमारे भीतर गुटबाजी नहीं है, लेकिन इसको दरकिनार वो नहीं कर सकते, ना पहले कर पाए थे ना आज कर पा रहे हैं। आज भी स्थिति वही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में एक लोबी खड़ी होती है और दूसरी लोबी में आती है फिर कुमारी सैलजा, वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह, साथ में रणदीप सुरजेवाला। वो बैकएंड से उनको जो है ना वो हेल्प करते हैं। कई बार वो फ्रंट में नहीं आते, वो बड़े समझदार है इस चीज में, वो फ्रंट पे आके नहीं खेलते हैं, वो पीछे से सपोर्ट करते हैं। आपने देखा होगा राव नरेंद्र जिस वक्त अध्यक्ष बने हैं तो उसमें भी गुटबाजी थी। थोड़ा सा पीछे में इसलिए जा रहा हूं ताकि लोगों को समझ में आ जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की तरफ से राव दान सिंह का नाम प्रपोज किया गया था, लेकिन राव नरेंद्र बनते हैं वो ऊपर से बातचीत करके आते हैं, जो भी उनके अपने सोर्सेज हैं, फिर वो यहाँ से भी यस कराते हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे का उनको नहीं माना जा रहा। उसी दिन से जब वो राहुल गांधी जब उनकी यात्रा में आते हैं ब्रजेंद्र सिंह की, तब राव नरेंद्र उसके बाद से अब वो मुखर होकर सीधे सीधे सामने आकर एक प्रकार से वो हालांकि अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए मैं तो निर्गुट आदमी हूँ कि मेरे से कोई भी मिल सकता है, किसी गुट का भी आके मिल सकता है, कोई मिल सकता है। लेकिन ये आपको मान लेना चाहिए कि उनको कुमारी सैलजा सपोर्ट करती है, रणदीप सुरजेवाला सपोर्ट करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लोबी अलग है। भूपेंद्र सिंह गुट राव नरेंद्र को पचा नहीं पा रहे हैं बतौर अध्यक्ष, और ये वही कवायद है। उन दूसरे लोगों को वो ज्यादा हावी नहीं होने देना चाहते हैं। पहले जयप्रकाश जेपी जो है वो तोप का मुंह खोलते थे, सैलजा की तरफ, ब्रजेंद्र सिंह की तरफ, वीरेंद्र सिंह की तरफ, लेकिन अब जो है काफी लंबे समय से जो सिरसा के विधायक है गोकुल सेतिया, वो भी मुखर होकर आ रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं
वजह कोई भी रहे, लेकिन ये सारा का सारा जो शीर्ष धड़े हैं हरियाणा में सत्ता के, जिन्होंने करीब से देखा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, तो ये गोकुल सेतिया जो है उनकी लोबी से आते हैं। रोकने वाला टोकने वाला पार्टी में कोई है नहीं। ये ऐसी पार्टी है कांग्रेस, इसमें कोई किसी के खिलाफ कभी भी किसी वक्त भी कुछ भी बोल सकता है, और यही गोकुल सेतिया के साथ हो रहा है। अगर हाईकमान चाहती तो उनको पहले भी रोक सकती थी। पहले भी उनके टॉक्स हुए, हॉट टॉक्स हुए दोनों के बीच में, ब्रजेंद्र सिंह के बीच में, गोकुल सेतिया के बीच में। लेकिन एक बार फिर से जो है, चूंकि ब्रजेंद्र सिंह का नाम आया, सिरसा के अध्यक्ष ने कहा कि भाई वो आ रहे हैं 9 तारीख को, तो उन्होंने कहा कि हाँ बुलाओ उनको, वो आएंगे तो मैं भी उचाना में जाऊंगा। तो ये ब्रजेंद्र सिंह ने चैलेंज तो नहीं किया था कि मैं आ रहा हूं तो आप आए या कुछ हो, तो कोई कहीं भी जा सकता है। लेकिन गोकुल सेतिया ने एक तरह से दिखा दिया कि ब्रजेंद्र सिंह की जब वो आएंगे तो उनके ना तो वो जाएंगे, और वो यहाँ पर आएंगे तो फिर वो उचाना में जाके अपनी बात रखेंगे। कुल मिला के ये जो गेम है, जो मुझे लगता है वो हरियाणा के जो बड़े सियासी लीडर हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, शैलजा है, राव नरेंद्र, इनके बीच का मामला चल रहा है। और ये फिर ये छोटे जो होते हैं ये मोहरों के तौर पे इस्तेमाल हुआ करते हैं, यही हो रहा है। लेकिन अंकुश नहीं है कांग्रेस में, आप इसको माने या ना माने। कांग्रेस के प्रवक्ता भी यहाँ पर है, वो कहेंगे कि नहीं गुटबाजी नहीं है, सारे नेता कहते हैं। लेकिन गुटबाजी साफ पहले भी दिख रही थी, आज भी दिख रही है, रुकना बड़ा मुश्किल है। सबसे बड़ी बात ये प्रभारी जो बनाए पीछे इन्होंने दत्त साहब को, तो वो भी, उसको भी लोग ना सीरियसली ले नहीं रहे हैं। बिल्कुल। तो ये चीजें अभी चलती रहेंगी, मुझे लगता है कि बंद होने वाली है नहीं। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ लगातार ओंकार सिंह जी भी बने हुए हैं। ओंकार सिंह जी, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है, चाहे हम बात करें कांग्रेस की, तो गुटबाजी जो है, मतभेद जो है वो लगातार खुल करके सामने आती रहती हैं। बात करें दूसरे पार्टियों की, तो इतनी जो उनके अंदर गुटबाजी है या अंदर कला है वो आपस में सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के भीतर अंदर खाने जो भी चल रहा होता है वो सबके सामने मुखर तौर पर खुल करके सामने आ जाता है। ये जो गुटबाजी कांग्रेस में चल रही है ये कोई नई नहीं है। जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है जी, तब से गुटबाजी चल रही है और चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी। आपने जो 5 प्रश्न पूछे उनका निचोड़ यही है। ठीक है ओंकार सिंह जी, मैं आपके पास लौटूंगी। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर रेखा कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है। कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले पर मुहर लगी है। दिल्ली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बिल 2026 को मंजूरी मिली है। निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन के लिए नियामक ढांचा, निजी विश्वविद्यालय के लिए खुद जमीन खरीदना जरूरी, 25% सीटें दिल्ली के छात्रों के लिए आरक्षित होगी। सभी निजी विश्वविद्यालयों को एनईपी के फ्रेमवर्क का पालन करना अब जरूरी होगा। फीस में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान भी लाए गए हैं। विश्वविद्यालयों की निगरानी के लिए रेगुलेटरी कमेटी का भी गठन किया गया है। अगले सप्ताह दिल्ली विधानसभा में बिल पेश होने की संभावना अब जताई जा रही है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर कैबिनेट बैठक में बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले पर मुहर लगाई गई है। ये बहुत बड़ी जानकारी हम आप तक इस वक्त की पहुंचा रहे हैं। दिल्ली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बिल 2026 को मंजूरी मिली है। निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन के लिए नियामक ढांचा अब लेना अनिवार्य होगा। तो लगातार जिस तरीके से अंतरकलह अगर बात करें कांग्रेस की सामने आ रही है, ओंकार जी आप क्या कुछ कह रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। जितने भी आपने जो 5 प्रश्न पूछे उनका निचोड़ यही है कि कांग्रेस में गुटबाजी क्यों है, कब खत्म होगी, क्या 2029 में भी इसी का परिणाम सामने आएगा। तो इसका विधायक और जिलाध्यक्ष इन दोनों के बीच का समाधान क्या है, लेकिन इसका समाधान कभी निकल नहीं पाएगा। जिस दिन कांग्रेस का संगठन बना था, मैंने एक बात कही थी, जो गुटबाजी कांग्रेस की टॉप लेवल पर है, हुड्डा में, शैलजा में, सुरजेवाला में, वो गुटबाजी अब निम्न स्तर पर आ जाएगी, हल्का स्तर पर आ जाएगी। वही हो गया, जिला स्तर पर तो आ गई, हल्का स्तर पर भी पहुंच जाएगी। लेकिन मैं आपको दुरुस्त करना चाहता हूँ, गुटबाजी सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी में भी है। आज अनिल विज जी का बयान सुन लीजिए, वो कह रहे हैं मैं 7 बार का विधायक हूँ,
अंबाला छावनी की फ्री होल्ड पॉलिसी बनाने में मेरी बात नहीं सुनी गई। ये गुटबाजी नहीं नजर आती किसी को, क्योंकि ये बीजेपी की गुटबाजी है। कांग्रेस की गुटबाजी का कोई इलाज नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ, ये चरम पर पहुंच चुकी है। लेकिन बीजेपी में भी गुटबाजी कम नहीं है। अनिल मोदी ने आज क्या बोला, वो बोल रहे हैं अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी सरकार के खिलाफ ही धरने पर बैठूंगा जी। इतनी बड़ी खबर है। आपने एक बहुत बड़ी खबर बताई, दिल्ली में प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल पास हो गया, हाँ। मंजूरी मिल गई। ये कोई बड़ी खबर ना कोई है। ये तो बीजेपी बड़ी बड़ी चीजों को पहले प्राइवेट कर रही है, क्या फर्क पड़ रहा है? शिक्षा को प्राइवेट की तरफ कदम रख रही है, और इनका तो काम ही यही है, ये चाहते ही यही है कि शिक्षा प्राइवेट हो जाए, ताकि इनका बोझ ना भरना पड़े और बच्चे अनपढ़ रहे हमारे, पढ़े लिखे ना रहे। ठीक है ओंकार जी, पढ़ेगा इंडिया तभी तो सवाल करेगा इंडिया, अनपढ़ रहेगा इंडिया तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। हाँ, आज मुद्दे पर वापस आते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा कि गुटबाजी जितनी कांग्रेस में उससे ज्यादा बीजेपी में है। जब मुख्यमंत्री अहिरवाल क्षेत्र में जाते हैं, अहिरवाल क्षेत्र के सारे विधायक वहां पर नहीं आते और मंत्री जी भी नहीं पूछते, वो गुटबाजी नहीं है क्या? वो भी गुटबाजी है। ठीक है ओंकार जी, ठीक है मैं आपके पास लौटूंगी। ओंकार जी आपके पास लौटूंगी। सुरेश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पहले उनसे प्रश्न ले लेती हूँ। सुरेश जी, जिस तरीके से आपने बीजेपी प्रवक्ता को भी सुना होगा, ओंकार सिंह जी को भी सुना होगा, जिस तरीके से लगातार गुटबाजी की बातें सामने आती हैं, अंतरकलह की बातें सामने आती हैं, विधायक गोकुल सेतिया की अगर हम बात करें तो लगातार वो चर्चा का केंद्र बने रहते हैं, चाहे अपने विधायकों पर वो बयानबाजी कर रहे हो, चाहे कांग्रेस के नेताओं पर ही बयानबाजी कर रहे हो। अब सवाल यह है कि जो हरियाणा कांग्रेस की जो गुटबाजी है, जो अंतरगला है, जो बार बार खुल करके सामने आ जाता है, सबके सामने आ जाता है, तो फिलहाल अब इसको किस तरीके से रोका जाएगा कांग्रेस में? देखिए, प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी से जो उम्मीद और उपेक्षा रखती है आज जी, वो तो सत्ता पक्ष के बराबर की है कि सत्ता पक्ष के बराबर का मतदान हासिल किया है कांग्रेस पार्टी ने। यही कारण रहा होगा कि हमारी छोटी छोटी बातों को बड़ी बड़ी करके बताया जाता है। और लेकिन सर सवाल ये है कि हम यहाँ पर नहीं कह रहे, बल्कि सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट सामने आ रहे हैं, वार पलटवार देखने को मिल रहा है। अगर बात करें विधायक गोकुल सेतिया की और साथ ही साथ बात करें जिला अध्यक्ष की, तो बताता हूँ। गोकुल सेतिया जी हमारे एक विधायक हैं। बिल्कुल। यहाँ तो कृष्ण पाल गुर्जर जी केंद्र में मंत्री हैं मोदी सरकार में, और वो अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी के समय की राजनीति करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 14-15 साल में कांग्रेस की बनाई हुई सड़क में एक बजरी नहीं उखड़ी आज भी। मीटिंग में बोल रहा है फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री ने, और 1-1.5 महीने में भारतीय जनता पार्टी के हमारे समय की सड़क टूट जाती है, तो तुम क्या कर रहे हो? केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं। ये गुटबाजी नहीं है, ये अपने सत्ता पक्ष को, यानी खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार को चुनौती नहीं है क्या? एक तो आपसी बातों में कि कोई अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर विपक्ष में होकर भी वो माहौल है जैसे वो जोश है कार्यकर्ताओं में भी, नेताओं में भी, विधायकों में भी, जिलाध्यक्षों में भी, जो सत्ता पक्ष में भी नहीं है। मरीज पड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खुद उनका एक केंद्रीय मंत्री ललकार रहा है, चुनौती दे रहा है और कांग्रेस पार्टी की दवाई दे रहा है। वो कह रहा है कि बेशर्मो, कांग्रेस पार्टी से सीखो अभी भी। ये शब्द मैंने इसलिए प्रयोग किया कि भारतीय जनता पार्टी के एक छूट भैयावाद नेता ने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बहुत बुरी बुरी बातें बोली। हमारा मुंह बंद नहीं है, और मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के लोगों को, हिंदुस्तान में राजनीतिक लोगों को 2 भागों में बांटा जाता है। प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष। कई लोगों का डीएनए ऐसा है, वो सत्ता पक्ष में रह सकते हैं, विपक्ष में रह के संघर्ष नहीं कर सकते। और वो कब से चले आ रहे हैं?
वो अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं, जब पूरी भारत माता एक आंदोलनरत होकर, यानी जवान, बूढ़ा, महिला, युवा, भारत माता का मतलब समूचा अखंड भारत अंग्रेजों को ललकारता था। लेकिन आज जो सत्ता में बैठे हुए हैं ये जासूसी करने वाले लोग तब भी अंग्रेजों की सेना में भर्ती होते थे, अंग्रेजों के लिए जासूसी करते थे। और आजादी के दीवाने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का विरोध करते थे। ठीक है सर, ठीक है सर, ये बात पूरी। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, गुरुग्राम के निजी स्कूल में बड़ा हादसा देखने को मिला है। जेएलएफ फेज 2 के निजी स्कूल में निर्माणाधीन दीवार गिरी है। बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दीवार की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हुई है। मलबे में दबने से हुई दोनों की दर्दनाक मौत। मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें मौजूद हैं। हादसे के कारणों की जांच में प्रशासन फिलहाल जुटा हुआ है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, बहुत बड़ा हादसा देखने को मिला है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल सुबह से ही बारिश आ रही है और बारिश के चलते न केवल शहर के अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने को मिल गई, बल्कि सड़क पर जाम है। तो दूसरी तरफ गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 2 में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां स्कूल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और वहीं एक दीवार गिरने के चलते उसकी चपेट में 2 मजदूर आ गए, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस प्रशासन और दमकल की टीम के द्वारा उन्हें वहां से निकाल लिया गया, लेकिन अस्पताल जब उनको ले जाया गया तो वहां मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, बताया जा रहा है कि गुरुग्राम जो कि डीएलएफ फेज 2 एक हाई प्रोफाइल एरिया है और वहां एक प्राइवेट स्कूल में ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और बारिश सुबह से ही आ रही थी, जिसके चलते दीवार के नीचे की जो मिट्टी थी वो धंस गई, जिसके चलते ये पूरी दीवार उन दोनों ही मजदूरों के ऊपर आ गिरी और उसमें दबकर उन दोनों की मौत हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से फिलहाल जो शव है उन्हें पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। तो दूसरी तरफ पुलिस अब ये भी देख रही है कि आखिरकार ठेकेदार की क्या लापरवाही थी या स्कूल प्रबंधन की क्या लापरवाही थी, तो उसके खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज होगा। और क्योंकि एक बड़ी लापरवाही थी, सुबह से ही बारिश आ रही थी, लगातार प्रशासन अपील कर रहा था कि जो लोग हैं वो कंस्ट्रक्शन का काम ना करें, इस वक्त कंस्ट्रक्शन बंद रखे, वर्क फ्रॉम होम जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो वहां से करें। तो दूसरी तरफ ये बारिश के दौरान इस तरह से कंस्ट्रक्शन करना और वहां मजदूरों का रहना निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार इस तरह की लापरवाही क्यों बरती गई। लेकिन ये एक बड़ा हादसा है जिसमें न केवल इस बारिश ने सुबह से ही लोगों की चिंता बढ़ाई हुई थी, बल्कि अब एक बड़ा हादसा और सामने आया है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि फिलहाल इस हादसे में 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल पुलिस जांच में भी जुटी हुई है। ठीक है देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो गुरुग्राम के निजी स्कूल में ये बहुत बड़ा हादसा देखने को मिला और इसमें 2 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल बात करें पुलिस की, प्रशासन की, तो मौके पर टीम मौजूद है और लगातार वहां पर जांच पड़ताल इस पूरे मामले को लेकर के की जा रही है। तो गुरुग्राम से बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर निजी स्कूल में ये बड़ा हादसा देखने को मिला। निर्माणाधीन दीवार गिरी और इस दीवार की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। मलबे में दबने से दोनों की दर्दनाक मौत हुई है। बात करें जिला प्रशासन की, पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं और लगातार इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन देखिए, सुबह से बारिश और बारिश के बीच निर्माणाधीन स्कूल की जो दीवार है वो गिर गई और इसके मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल टीमें मौके पर मौजूद है, इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन देखिए किस तरीके से ये बहुत बड़ा हादसा गुरुग्राम में देखने को मिला है। निर्माणाधीन दीवार गिरी है स्कूल की और इसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है और बताया ये जा रहा है कि मलबे में दबने से दोनों की दर्दनाक मौत हुई है। तो फिलहाल प्रशासन जो है
पुलिस जो है वो लगातार इस पूरे मामले में जांच और पड़ताल कर रही है। तो देखिए जिस तरीके से लगातार अगर बात करें हरियाणा कांग्रेस की, तो हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी अंतरकलह जो है खुलकर सामने आ रही है। अब ऐसे में चर्चा के लिए हमारे साथ ओंकार सिंह जी भी लगातार बने हुए हैं। ओंकार जी, जिस तरीके से हम बात करें हरियाणा कांग्रेस की, बात सिर्फ विधायक की नहीं है या फिर जिला अध्यक्ष की नहीं है जो सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट देखने को मिल रहा है, बल्कि अगर बात करें पूरे हरियाणा कांग्रेस की तो ऐसी ही तस्वीर सामने आती है। समय समय पर गुटबाजी जो है खुलकर सामने आती है। जी ओंकार जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। दीपिका जी, इसी गुटबाजी के कारण, सोनाली सर, सोनाली नाम है सोनाली जी, इसी गुटबाजी के कारण आज बीजेपी सत्ता में है। नहीं, 2024 में कांग्रेस को 70+ सीट देने की बात सभी चैनल कर रहे थे, बिल्कुल प्रचंड बहुमत की बात कर रहे थे। अगर ये गुटबाजी ना होती तो आज बीजेपी नहीं कांग्रेस सत्ता में होती। जनता ने जनमत दिया था कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस ने टिकटों का गलत बंटवारा किया, संगठन इनका था नहीं। एक सीट पर ओंकार सिंह जी, यहाँ पर दो सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या ये जो गुटबाजी है ये खत्म होगी, लेकिन दूसरा सवाल यहाँ पर ये भी है कि जो पिछले चुनाव में कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ा, तो क्या जब आगे 2029 में चुनाव फिर से विधानसभा चुनाव की, तो क्या इसका नुकसान कांग्रेस को फिर से उठाना पड़ेगा? बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, गुटबाजी अब खत्म होने वाली नहीं, अब ये लाइलाज बीमारी बन चुकी है। पहले गुटबाजी तो ऊपर के 2-4 नेताओं में थी, शैलजा में, हुड्डा में, सुरजेवाला में जी। अब ये गुटबाजी हल्का अध्यक्षों तक आ चुकी है, जिला अध्यक्षों तक आ गई है। जिला अध्यक्ष कहता है मेरे को शैलजा जी ने नहीं बनाया, मतलब दूसरे गुट ने बनाया। इस गुटबाजी का कोई किसी तरह का कोई इलाज नहीं है। तो 2024 में इस गुटबाजी से नुकसान हुआ कांग्रेस को, फिर भी 37 सीट आई। इस बार 2029 में कांग्रेस को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा और कांग्रेस 15 सीट के करीब रह जाएगी इस बार। और ये सच्चाई है कि अब ये गुटबाजी खत्म होने वाली नहीं है। ये गुटबाजी जड़ तक पहुंच गई है, जो टॉप लेवल पर थी अब बॉटम लेवल पे आ गई। आज हल्का अध्यक्ष भी अपने आप को कहता है कि मैं फलाने गुट का हूँ, मैं फलाने गुट का हूँ। और जहां तक सिरसे की स्थिति आपने देखी, संतोष बेनीवाल जी जिला अध्यक्ष है, ठीक है, जिला अध्यक्ष का अपना रुतबा होता है, लेकिन उनकी और सेतिया जी के जो विधायक है वहां से जो आपसी मन मुकाम है वो इनको धरातल पर ले आएंगे, क्योंकि ये गुटबाजी सरेआम सड़कों पर आ चुकी है। जब आंतरिक मामला नहीं रह गया, अगर गुटबाजी बाहर ना आए, घर में ही लड़ाई हो रही हो तो आंतरिक मामला होता है। लेकिन अब यह गुटबाजी सार्वजनिक मामला हो चुका है, और जब कोई गुटबाजी सार्वजनिक पहुंच जाती है तो हमारे में कहावत है, सांझे की हंडिया चौराहे पर फूटे। मतलब जो हंडिया चौराहे में सांझे की होती है, आपसी साझेदार ज्यादा होते हैं, वो चौराहे पर फूटती होती है। यही हाल आज कांग्रेस का हो चुका है। ठीक है ओंकार जी, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ लगातार सुरेश जी बने हुए हैं। सुरेश जी, जिस तरीके से आपने ओंकार जी को भी सुना, सवाल यही है कि क्या कांग्रेस में जो अंतरकलह देखने को मिल रही है, खास तौर पर अगर बात करें विधायक गोकुल सेतिया की, क्योंकि वो लगातार सवाल उठाते रहते हैं, बयानबाजी करते रहते हैं, और विपक्ष की बात करें तो वो विपक्ष की तारीफ करते हुए भी नजर आते हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से लगातार अंतरकलह सामने आ रही है, वो कलह कभी खत्म होगी? और साथ ही साथ जिस तरीके से बात करें विधायक गोकुल सेतिया की, तो उन्होंने जिला अध्यक्ष को एक्सीडेंटल जिला अध्यक्ष कहा, तो कहां तक ये कहना सही है? सोनाली जी, कांग्रेस पार्टी ने पिछले महीने, संदीप जी मैं आपके पास लौटूंगी। जी सुरेश जी। संदीप जी तो पहले संदीप जी से ही पूछ लो, फिर मेरे से जवाब बाद में लेना ना, अगर समय बचे तो आप पे। नहीं सर, नहीं, डिबेट आप कांग्रेस पे कर रहे हो। संदीप जी फिर आपने 15 मिनट शुरू में लगा दी, मैं बोलने लगा, आपने फिर कोई मुख्य खबर आ गई
गुड़गांव में दोबारा उसकी जांच जी की होगी। नहीं, सर नहीं, बिल्कुल डिबेट में मैं सबको बराबर समय दे रही हूँ। चूंकि संदीप जी हाथ उठा रहे थे, उन्हें वो कुछ कहना चाह रहे थे, इसलिए मैंने उनको कहा कि मैं आपको समय दूंगी। पहले सुरेश जी अपनी बात कंप्लीट कर ले। जी बोलिए आप। तो कह रहा, मैं तो वही कह रहा हूँ कि आप इतना बराबर समय दे रहे हो। मैं तो ये आप पहले क्यों ऐसा बोलने लगे? मैं तो सिर्फ ये बताने लगे जिसका विषय था जी। मैं चलो विषय पे आता हूँ, छोड़ो उस बात को। 8 जुलाई को पिछले महीने चंडीगढ़ में हमारे प्रभारी जी को लेकर बात कही गई, शायद आपके कोई पत्रकार साथी ने कही कि संजय दत्त जी कोई ज्यादा महत्व नहीं दे रहे कांग्रेस के लोग। मैं इस बात का खंडन करता हूँ। संजय दत्त जी 8 जुलाई को चंडीगढ़ हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में आए, जनरल बॉडी की बैठक हुई, उसमें तमाम नेता मौजूद थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हमारे नेता प्रतिपक्ष, राव नरेंद्र जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय बॉडी में हमारे 2 महासचिव हैं, शैलजा जी और श्री रणदीप सुरजेवाला जी, दोनों महासचिव हाजिर थे। जितने भी एआईसीसी में हरियाणा के सचिव हैं सभी हाजिर थे। एक भी नेता आप नहीं कह सकते, जो वीरेंद्र सिंह जी की बात हो रही है या हमारे जिला अध्यक्ष की बात हो रही है या हमारे विधायक गोकुल सेतिया की बात हो रही है, आपस में कोई बातचीत है तो उसको सुलझाया जा सकता है। लेकिन हमारे ये तमाम नेता भी उस दिन बैठक में मौजूद थे, के सारे मीडिया ने दिखाया। तो हमारे प्रभारी को आप हल्के में नहीं ले सकते और हमारे नेताओं को भी आप नहीं कह सकते कि उनमें गुटबाजी है। तमाम नेता एक पर है भारतीय जनता पार्टी के। अभी ओंकार जी ने बताया जो अनिल विज जी हैं, अनिल विज जी 7 बार के विधायक कैसा बयान दे रहे हैं, उनको कोई मान सम्मान नहीं है। और दूसरी बात, ये कांग्रेस पार्टी है, ये गांधी परिवार ही है, जिसने जब सत्ता आई 2005 में तो स्वतंत्रता सेनानी परिवार के चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। जब मोदी की सत्ता आई हरियाणा में, मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके थे और प्रदेश में इलेक्शन हुआ तो उन्होंने अपने बाल सखा मनोहर लाल खट्टर, जिसको हरियाणा की धरती पे कोई बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जानता नहीं था पहले, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। ये कार्य प्रणाली है, ये जवाबदेही है लोकतंत्र के प्रति, ये हमारी पारदर्शिता है। बात हो रही थी कि कांग्रेस के नेता नारेबाजी करते हैं या दूसरे का विरोध करते हैं, बीजेपी में ऐसा नहीं होता। इस चैनल पे डिबेट में बात कही गई। मैं बताना चाहता हूं, अभी मुख्यमंत्री जी अहिरवाल गए, मंडल अध्यक्ष नहीं थे, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं थे, विधायक नहीं थे। हरियाणा प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस पार्टी से संबंध है उस पार्टी के ब्लॉक लेवल के संगठन के पदाधिकारी गायब हो जाते हैं, विधायक गायब हो जाते हैं उस क्षेत्र के। हमारी राजनीतिक परंपरा ये रही है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल कहीं आएंगे तो चाहे दूसरी पार्टी का विधायक या सांसद हो, वो भी इस प्रोग्राम में शरीक होते हैं। ये परंपरा रही है। लेकिन आप नायब सिंह सैनी जी जाते हैं और आपकी पार्टी के लोहे की वहां से बगावत कर देते हैं। एक बात और कहना चाहता हूं, मनोहर लाल खट्टर जी ने करनाल से विधानसभा का चुनाव लड़ा 2014 में। जब वो वहां आए तो भारतीय जनता पार्टी के 80% लोगों ने बगावत का झंडा उठाया और बीजेपी में आजादी के समय में तो इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था, लेकिन उस मनोहर लाल खट्टर के बारे में इन्होंने वही नारा लगाया जो गांधी, नेहरू, नेताजी सुभाष, सरदार भगत सिंह के साथी और उनके नेतृत्व में लगाते थे कि साइमन कमीशन गो बैक, ये नारा लगाया। और शर्म की बात यह है इस भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो लोग ये नारा लगा रहे थे मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ, वो लोग आज बड़ी बड़ी कारों में 8-8, 10-10 कमांडो के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चेयरमैनियों का, मंत्री पदों का सदुपयोग कर रहे हैं। यह है करनी और कथनी लोगों की। ये जो कहते हैं वो करते नहीं है।
और कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, हम अपनी बात घर में बैठ के निपटा लेंगे। किसी भी क्षेत्र में 10 प्रत्याशी टिकट के होते हैं, एक को टिकट मिलती है, 9 नाराज होते हैं, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वो 9 प्रत्याशी भी उसका आगामी चुनाव में साथ दें। कहीं पर हमारे विधायकों में और जिला अध्यक्षों में भी टकराव हो सकता है, कोई बातचीत हो सकती है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन देता हूं कि हम उस गतिरोध को दूर करेंगे। कांग्रेस पार्टी में कोई किसी से नाराजगी नहीं है, सब एक। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से लगे आप पूछना कृष्ण पाल गुर्जर जी के बयान के बारे में, जो नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार की नीति को उजागर करता है, अनिल विज जी के बयान के बारे में, और जब मनोहर लाल खट्टर करनाल में चुनाव लड़ने आए थे उस समय उनकी बगावत करने वाले बयानों के बारे में, अगर इनको सबूत चाहिए हम अखबारों की कटिंग, अखबार की न्यूज़पेपर की क्लिप पेश कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी मजबूत विपक्ष की तरह खड़ी हुई है। यानी कि सुरेश जी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पर अब अगली बार ऐसी कोई बात सामने नहीं आएगी हरियाणा कांग्रेस को लेकर के जो बार बार सामने आती है, जो अंतरकलह सामने आती है, चाहे हम बात कर ले राज्यसभा चुनाव की या फिर पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर ले। अब ऐसी चीजें कांग्रेस में खुल करके किसी मंच से सामने आएगी, सामने नहीं आएगी। और रही बात, आप एक बात कर रहे थे दूसरों पार्टियों की, तो देखिए दूसरे पार्टी में अंतरकलह जरूर होगा, मतभेद जरूर होगा, लेकिन खुलकर अगर सामने आया तो 1-2 बार आया। बार बार जिस तरीके से कांग्रेस में सामने आता है खुलकर, उस तरीके की बातें बार बार सामने नहीं आती है दूसरे अगर पार्टीज की अगर हम बात करें हरियाणा में। तो आपने याद करा दिया राज्यसभा चुनाव। राज्यसभा में हमारी 5 क्रॉस वोट जरूर हुई हैं। इन्होंने ईडी से, सीबीआई से, धन के से, इनकम टैक्स से डरा के प्रभावित करके हमारे 5 विधायकों को तोड़ने का काम किया, लेकिन हमारी 4 वोट उस भ्रष्ट पंकज अग्रवाल आईएएस अधिकारी ने खराब की, धक्के से इनवैलिड की, जो अभी एक बैंक घोटाले में गिरफ्तार हुआ है। हरियाणा के इतिहास में कभी भी जिस अधिकारी के ऊपर एफआईआर हो, भ्रष्टाचार में जो संलिप्त पाया गया हो, उसको आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर नहीं लगाया जाता। राज्यसभा चुनाव में पूरा हरियाणा सकते में था कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिर पंकज अग्रवाल में ऐसी क्या काबिलियत देख ली कि उनको रिटर्निंग ऑफिसर लगाया गया। अब पता लगा कि उन पर नाजायज दबाव था एफआईआर का, और हमारी 4 वोट कैंसिल करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी के उन 4 इनवैलिड वोट वाले विधायकों की कोई गलती नहीं, और जिन 5 विधायकों ने सोनाली जी भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेलने का काम किया, उन 5 विधायकों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी एक्शन ले चुकी है। हमारी अनुशासन समिति ने उनको नोटिस दिया और उनको सस्पेंड किया। ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बगावत करने वालों को, आज मेरा गला खराब है, ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। हमारे तो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे 25% एमएलए चले गए सीएलपी लीडर को छोड़ के, आपके तो 100% एमएलए चले गए थे। नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के प्रभारी थे, एक ही एमएलए था बीजेपी का, रामविलास शर्मा, और वो प्रदेश अध्यक्ष भी था, और वो कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट को राज्यसभा में वोट देके चला गया, यानी 100% बीजेपी के विधायक हमारी फेवर में आ गए थे। तो ये इतिहास है। अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए भी आप कहां खड़े हो। आपके पुल गिर रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, आप काम की बात कर लो। भ्रष्टाचार का ये आलम है कि बैंकों में पैसे निकाल के अधिकारी भाग रहे हैं। ठीक है सुरेश जी, ठीक है सुरेश जी, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ संदीप जी भी लगातार बने हुए हैं। संदीप जी, सुरेश जी की बातों को आपने सुना, उनके सवालों के जवाब आप दीजिएगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस में चाहे राज्यसभा चुनाव की हम बात कर ले, विधानसभा चुनाव की अगर हम बात कर ले, तो हर बार या फिर कोई पार्टी की मीटिंग हो गई, उसमें भी इस तरीके की अंतरकलह जो है वो खुलकर सामने आ जाती है। से पहले देखिए, 40 मिनट की डिबेट में आपने मात्र 4 मिनट मुझे दिए।
तो ये बड़ी नाइंसाफी आपकी तरफ से। नहीं सर, मैं दूसरी बराबर बात, टाइम देने की सबको कोशिश कर रही हूँ। ऐसा ही है। अब मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बातें रखी हैं, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। जब कांग्रेस का आत्म मंथन का एक शिविर चल रहा था कुरुक्षेत्र में, तो राहुल गांधी जी उसमें आए थे और उनकी अगुवाई के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी फूल मालाएं लेके खड़े थे। और किस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष हरियाणा में कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को नजरअंदाज करके राहुल गांधी जी उनकी उपेक्षा करके आगे निकल गए थे, वो वीडियो हरियाणा की जनता ने देखी जी। उसके बाद जो कैप्टन अजय यादव हैं, जो रेवाड़ी से कांग्रेस की सरकार में काफी बार मंत्री रहे, उन्होंने कांग्रेस की सरकार में जो पर्ची खर्ची का दौर था, जो नौकरियों में किस प्रकार से इन्होंने बंदरबाट किया था, उन्होंने स्पष्ट बताया था कि जब पब्लिक इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो नौकरी निकली थी, उसमें से 60% नौकरियां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने लोगों को देने का काम किया था और 30% नौकरियां रणदीप सिंह सुरजेवाला को मिली थी। रेवाड़ी विधानसभा से मेरे को मात्र 85 रोजगार मैं अपने क्षेत्र के बच्चों को दे पाया था। वो इनकी पोल खोलने के लिए बहुत काफी है। उसके बाद जो ब्रजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा निकली, सद्भाव यात्रा निकली, उस सद्भाव यात्रा पे किस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिक्का टिप्पणी की और किस प्रकार से उस यात्रा को कमजोर करने की कोशिश की, ये कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता भली भांति परिचित है। उसके बाद राव नरेंद्र सिंह जो कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी उस यात्रा को कहा था कि कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा नहीं है। उसके बाद राहुल गांधी उस यात्रा में आए, उसके बाद राव नरेंद्र सिंह उस यात्रा के फोटो वीडियो अपने सोशल मीडिया पे डालने लगे थे। कुलदीप शर्मा जो कांग्रेस के नेता है, मौजूदा कांग्रेस के नेता है, उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे स्पष्ट कटाक्ष किया है कि सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही बच्चे नहीं है, जो लोकसभा में भी वही जाएंगे, राज्यसभा में भी वही जाएंगे। क्या उन्हीं के सारा पट्टानामा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम लिखा गया? ये कांग्रेस के नेताओं की स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं। राज्यसभा चुनाव के बाद कुलदीप वत्स ने खुद कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी बेईमान लोगों की पार्टी बन गई है, यहाँ वफादार लोगों की कोई इज्जत नहीं होती है। ये कुलदीप वत्स की स्टेटमेंट है जी। अब इनेलो के प्रवक्ता ने, जिनकी खुद की पार्टी के टुकड़े टुकड़े हो गए, जो तिनके की तरह बिखर गई और पूरे प्रदेश में जिसका वोट शेयर मात्र 1% बच गया, सिरसा तक एक जिले तक सिमटी हुई पार्टी हम उसको बोल सकते हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मैं आपके पास लौटूंगी सर। संतोष जी, मैं आपके पास लौटूंगी। बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। संतोष बेनीवाल ने सभी विवादों को खारिज करते हुए कहा है कि कांग्रेस एक बड़ा परिवार है और पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है। उन्होंने बताया कि 9 अगस्त को सिरसा कांग्रेस भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह और पूर्व सांसद चौधरी बृजेंद्र सिंह शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को सम्मेलन का निमंत्रण दिया जाएगा। कांग्रेस जो है वो इतना बड़ा परिवार है, मतभेद हो सकते हैं, अगर मनभेद नहीं है बिल्कुल भी। हमारा जो कांग्रेस परिवार है, मैं आपको हर बात कहती आई हूँ, आप बार बार एक बात कहते हो कि गुटबाजी, इस गुटबाजी को मैं हमेशा ही नकारती आई हूँ, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो है कि हम कांग्रेस को, हर साथी को साथ लेके चलें और कांग्रेस और संगठन को मजबूत करने का काम करें। कोई भी ऐसा वो नहीं है कि जहां कांग्रेस को जरूरत पड़ेगी और कार्यकर्ता को जरूरत पड़ेगी, वहां पे खड़े होने का काम करेंगे। जी, तो लगातार जिस तरीके से कांग्रेस की गुटबाजी देखने को मिली, लेकिन अब जिला अध्यक्ष की तरफ से खुद ये बात कही गई कि कांग्रेस में किसी भी तरीके की कोई भी गुटबाजी नहीं है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे मेहमान लगातार बने हुए, संदीप जी भी लगातार बने हुए। संदीप जी, आपने अभी सुना जिस तरीके से जिला अध्यक्ष की तरफ से बयान दिया गया कि कांग्रेस एक बड़ा परिवार है। पहले सोशल मीडिया पर खुलकर बयानबाजी सामने आती है और उसके बाद इस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आती है कि भाई कांग्रेस में तो कोई गुटबाजी है ही नहीं। सोनाली जी, गोकुल सेतिया के सोशल मीडिया हैंडल्स पे पड़ी हुई पोस्टें चीख चीख के बता रही है और वो कांग्रेस की एकजुटता की पोल खोलने के लिए काफी है। मेरी टिक्का टिप्पणी की मैं उसमें कोई जरूरत नहीं समझता। दूसरी बात, मैं आपको बता रहा था कि इनेलो के प्रवक्ता ने कहा कि 2024 में कांग्रेस बिखरी हुई थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई।
ये पिछले 2 साल से एक नैरेटिव, एक परसेप्शन घड़ने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की गई है, जो बिल्कुल सच्चाई से परे है। इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में इसलिए आई क्योंकि हमने 2 लाख बच्चों को बिल्कुल पारदर्शी तरीके से रोजगार दिया। हमने पर्ची खर्ची के ऊपर ताला मारने की कोशिश की। भाई भतीजावाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद को खत्म करके युवाओं को उनकी काबिलियत के हिसाब से नौकरी देने का काम किया था। आपने देखा होगा 2024 में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने सार्वजनिक मंचों से ये ऐलान किया था कि अगर हमको आप वोट देंगे तो हम आपको इतनी नौकरियां देंगे। युवाओं की नौकरी की दलाली करने वालों को हरियाणा की जनता ने 2024 के विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने का काम किया था। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए आई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ से भी नीचे पन्ना प्रमुख तक बना हुआ है। हमारा मजबूत संगठन, इसलिए हमारी सरकार आई। हमारी सरकार इसलिए आई कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व मोहर लगाई। हमारी सरकार इसलिए आई क्योंकि हमने देश के, प्रदेश के 20 लाख किसानों। ठीक है संदीप जी, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी।